चलिए तो आज हम शुरू करते हैं, आगे का जो पार्ट है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ क्या लिखते हैं, कुछ ऐसे थॉट्स लिखते हैं। ठीक है, वहाँ से शुरू करेंगे। चलो इसको मिटाता हूँ मैं पहले तो। इसमें मैं लिखता हूँ सबसे पहले एक या दो थॉट लिख देता हूँ। Ambition is the path. Ambition is the path to success. To success. ठीक है, एम्बिशन समझते हो ना? तो एम्बिशन क्या है? सक्सेस के लिए रास्ता है। पहले कुछ कर गुजरने के लिए एम्बिशंस होने चाहिए हमारे अंदर, उसके बाद ही सब कुछ है। ठीक है, एक और लिखता हूँ। लिखा है कि परसिस्टेंस इज द व्हीकल यू अराइव इन। It always seems impossible. It always seems impossible until it is done. ठीक है, ये बात है। क्या है ये? हमेशा चीज़ें क्या है कि हमें वो असंभव लगती है जब तक कि वो हो ना जाए। इसलिए काम लगेगा कि ये नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो होगा और होने के बाद वो दिखेगा कि हो सकता है, दुनिया को भी दिखेगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का। वैसे हमने करीब काफ़ी सवाल हमें करने हैं, जैसे 1 2 3 4 और ऐसे ही पीछे जो 4 सवाल है ना, ये 4 सवाल हमने छोड़ रखे हैं, अभी बाद में करेंगे इनको। ठीक है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कोई भी चीज़ पीछे नहीं रहेगी। तो आज हम शुरू करेंगे, सब ग्रुप से शुरू करते हैं। ठीक है, सब ग्रुप से। सब ग्रुप, उपसमूह, हिंदी में क्या बोलते हैं? उपसमूह। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं आज सब ग्रुप के बारे में। तो आप में से सभी बच्चे इस बात को सही से समझ पा रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, सब ग्रुप का मतलब क्या है। कुछ एक डेफिनेशंस है वो हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं आगे, कुछ एक एग्जांपल करते हैं, उसकी थ्योरम्स पढ़ते हैं, उसकी कॉरोलरीज पढ़ते हैं, उसकी जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर हम एग्जांपल्स पर चलेंगे। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, सब ग्रुप, एक ग्रुप दिया हुआ है, उस ग्रुप के अंदर उस ग्रुप का ही एक पार्ट सब ग्रुप कहलाता है,
और उसके लिए कुछ कंडीशंस है। चलिए हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या, सब ग्रुप पढ़ेंगे, साइक्लिक सब ग्रुप भी पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कोसेट्स, और पढ़ेंगे लाग्रांजेस थ्योरम्स पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पिछले वाले चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था, ग्रुप पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप पढ़ा था। अब इस बार हम क्या पढ़ेंगे, इस बार हम पढ़ेंगे इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे हम सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप, और कोसेट्स, लैग्रेंजेस, थ्योरम्स, ये पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, लाग्रेंजेस थ्योरम्स पढ़ेंगे, कोसेट्स पढ़ेंगे, साइक्लिक सब ग्रुप्स पढ़ेंगे, और सब ग्रुप पढ़ेंगे। सारी सब चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो शुरू करेंगे सबसे पहले सब ग्रुप की डेफिनेशन, सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम आ जाएंगे साइक्लिक सब ग्रुप्स पर आ जाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे कोसेट्स के बारे में, लास्ट में पढ़ेंगे हम लाग्रेंजेस थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आने वाले आगे जो भी आएंगे वीडियोज आएंगे। और ये कौन सा है, जो पहले वाला चैप्टर था वो 1 था, ये चैप्टर 2, ये है चैप्टर 2। ठीक है, ग्रुप थ्योरी वाली जो बुक है, उस ग्रुप थ्योरी वाली बुक का क्या है, ये चैप्टर 2 है। चलिए तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो यहाँ लिखा है सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप पढ़ा है, लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप का मतलब है कि ग्रुप का कॉम्प्लेक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है कि एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ H ऑफ ए ग्रुप G इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप्स पढ़ेंगे। किसको, अगर कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट है, किसका सबसेट है, ग्रुप G का। ग्रुप G का क्या है, सबसेट है, कौन, H। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे। आगे लिखा है कि इंड्यूस्ड कंपोजिशन क्या बोलते हैं, प्रेरित संक्रिया। इसका मतलब कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए कि एक ग्रुप G, स्टार का कोई का कोई स्वेच कॉम्प्लेक्स H है, मतलब कोई सबसेट है H इज सबसेट ऑफ G। तब क्या होता है कि हम उस H में से कोई 2 एलिमेंट लेते हैं, A और B, और उन दोनों के बीच में संक्रिया स्टार लगेगी, ऑपरेशन स्टार लगेगा, तो हमें क्या मिलेगा, A स्टार B, और वो भी क्या मिले, G के अंदर। वो तो G के अंदर होता ही है। अगर A और B अगर H के अंदर एलिमेंट है, H सबसेट है G का, तो वो G के अंदर भी होंगे। फिर A स्टार B वो भी G के अंदर होगा। फिर हम अगर वो क्या मिले, A स्टार B भी H के अंदर मिले, तो हम उसे क्या बोल देंगे, सब ग्रुप बोल देंगे। सब ग्रुप नहीं बोलेंगे, उसको कुछ अलग बोलेंगे। यदि A स्टार B बिलोंग्स टू H, तो अब क्या होगा, मैंने आपको दोबारा समझाता हूँ, पूरा सुनो। हमने क्या किया कि एक ग्रुप है G, स्टार एक ग्रुप है। उस ग्रुप का क्या लिखा है, ग्रुप है G जिस पर ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, उसके एलिमेंट्स के बीच में स्टार ऑपरेशन लग रहा है। अब हम क्या करते हैं कि उसका एक सबसेट लेते हैं ग्रुप G का, और उस सबसेट में से कोई 2 एलिमेंट लेते हैं, तो वो 2 एलिमेंट ग्रुप के अंदर तो होंगे। फिर उन दोनों के बीच में ऑपरेशन स्टार लगाएंगे, तो एक जो A स्टार B आएगा वो G के अंदर तो होगा, नो डाउट। लेकिन H के अंदर होने और नहीं होने की 2 अलग अलग संभावनाएं हैं। हो सकता है कि वो H के अंदर हो A स्टार B, और हो सकता है कि वो ना भी हो। ठीक है, अब लिखा है कि यदि A स्टार B बिलोंग्स टू H, तो H है वो G में संयोजन के लिए स्थिर कहलाता है, स्टेबल कहलाता है। अगर वो उसके अंदर है, A स्टार B बिलोंग्स टू H है,
तो वो क्या कहलाएगा, स्थिर कहलाएगा। स्थिर मतलब स्टेबल कहलाएगा। तब हम कहते हैं कि G में संयोजन H को प्रेरित करता है, यानी कि इंड्यूस्ड ए कंपोजिशन इन H। तो यानी कि ये कंपोजिशन है वो H के अंदर भी हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, प्रेरित हो रहा है। यानी जैसे कि दो एलिमेंट हम लेते हैं G के अंदर और उन दोनों के बीच में स्टार ऑपरेशन लगाते हैं, तो वो जो नया एलिमेंट मिलेगा वो भी G के अंदर ही होता है। लेकिन अगर इसी प्रकार की व्यवस्था अगर H के अंदर भी होने लग जाए, H जो कि सबसेट है किसका, G का, उसके अंदर भी होने लग जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड ए कंपोजिशन इन H बोलेंगे। यानी इसमें बोलेंगे G में संयोजन H में एक संयोजन को प्रेरित करता है, ऐसा बोलेंगे हिंदी के अंदर। और इंग्लिश में बोलेंगे इंड्यूस्ड ए कंपोजिशन इन H। अब हम बात करते हैं कि सब ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। उपसमूह क्या होता है। पूर्व में ग्रुप के कुछ ऐसे उदाहरण भी आए जो किसी वृहद ग्रुप में अंतर्विष्ट होते हैं तथा उस वृहद ग्रुप की प्रेरित संक्रिया मतलब इंड्यूस्ड कंपोजिशन के लिए ही ग्रुप बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1 और -1 ये मल्टीप्लाई के लिए एक ग्रुप है। 1 ओमेगा स्क्वायर ये भी मल्टीप्लाई के लिए क्या है, ग्रुप है। 1 -1 ओमेगा आयोटा और माइनस आयोटा ये भी मल्टीप्लाई के लिए एक ग्रुप है। जो ग्रुप C0 मल्टीप्लाई में अंतर्विष्ट है। ये सभी जो मैंने ऊपर बताए हैं, 1 -1 गुणा के लिए 1 ओमेगा स्क्वायर गुणा के लिए 1 -1 और आयोटा और माइनस आयोटा, ये सभी क्या है, C0 मल्टीप्लाई के अंदर क्या है, ये सभी वो सभी ग्रुप है, लेकिन वो सबसेट है किस ग्रुप के, C0I के, ठीक है, के अंदर अंतर्विष्ट है तथा उसकी प्रेरित संक्रिया के लिए वो ग्रुप है। इसमें भी मल्टीप्लाई और उनमें भी मल्टीप्लाई है, तो इसलिए क्या लिखा है कि इसमें प्रेरित संक्रिया के लिए ग्रुप है। ऐसे समूह को उस वृहद ग्रुप के उपसमुच्चय कहते हैं, उपसमूह कहते हैं। अब ऐसे जो समूह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 1 -1 मल्टीप्लाई के लिए, ये क्या है, C0 यानी C0 पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने क्या ले लिया है, जो 0 है उसको हटाने के बाद जितने भी नंबर बचते हैं उन सब का ये क्या है, सबसेट है। और ये मल्टीप्लाई के लिए तो दोनों के लिए जो ऑपरेशन है वो सेम है। तो लिखा है कि वृहद ग्रुप में भी उपसमूह कहलाते हैं, ये कहते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, इसका उपसमूह बोलेंगे। वृहद ग्रुप, वृहद तो हो गया C0 मल्टीप्लाई, और उसके लिए जो उपसमूह इसका सब उपसमूह कौन है, वो है 1 -1 मल्टीप्लाई के लिए। आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि किसी ग्रुप G मल्टीप्लाई का कोई उपसमुच्चय H G की संक्रिया के लिए सवर्त क्लोज्ड हो तथा इसी संक्रिया के लिए ग्रुप प्रतिबंधों को भी संतुष्ट करता हो, तो उसे G का उपसमूह कहते हैं। उपसमुच्चय होता है H बिल्कुल होता है, जो कि G की संक्रिया के लिए क्या है, समर्थ क्लोज हो गया, क्लोज तो है, और बाकी ग्रुप के प्रतिबंधों को भी संतुष्ट करता है। ग्रुप के प्रतिबंध कौन कौन से, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए और इनवर्स होना चाहिए। अगर इन सभी को संतुष्ट करता है तो वैसे क्या बोलेंगे, उपसमूह बोलेंगे, G का उपसमूह बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या किया है कि उसकी डेफिनेशंस पढ़ लिया, ग्रुप की, उपग्रुप की, सब ग्रुप की। अब हम पढ़ते हैं एक और उपग्रुप की, जो उपसमूह की ना जो सब ग्रुप है उसकी डेफिनेशन लिखी हुई, लिखा हुआ है कि ए नॉन इम्पिटी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G इज कॉल्ड ए सब ग्रुप ऑफ G इफ एक G का एक उपसमूह, G का एक उपसमुच्चय अरिक्त उपसमूह कहलाता है यदि, और यदि के बाद में दो कंडीशंस दी गई है। उनमें पहली कंडीशन है कि H है वो क्लोज होना चाहिए, H इज क्लोज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ G, ऑपरेशन ऑफ G के लिए क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो हम कहां पर पढ़ रहे थे, हमने पढ़ी थी इसकी किसी उपसमूह के उपसमुच्चय को दो किसी उपसमुच्चय को उपसमूह बनने के लिए दो कंडीशंस होने लिए। उनमें से एक तो है क्या कि वो स्टार संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। क्या H इज क्लोज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ G, जो G का ऑपरेशन है उसी ऑपरेशन पर क्या होना चाहिए, ये भी क्लोज होना चाहिए।
और इसके साथ ही और क्या लिखा हुआ है, सेकंड जो उसमें लिखा है कि एच इज ए ग्रुप फॉर द इंड्यूस्ड ऑपरेशन जी। तो जी के लिए जो ऑपरेशन है उसके लिए ये भी ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप की सभी तीन प्रॉपर्टीज है ना, कौन सी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, तीनों की तीनों फुलफिल होनी चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है कि जो 2.4 है, पॉइंट 2.4 है, उस पर लिखा है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स के बारे में बात की हुई है। प्रॉपर सब ग्रुप और इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है? इम्प्रॉपर को ट्रिवियल भी बोलते हैं। ट्रिवियल मतलब वो तो होंगे ही होंगे सब ग्रुप, जैसे कौन से, जी खुद ना इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है, और फाई भी इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है, और उस दोनों के अलावा जितने भी सब ग्रुप है वो होते हैं क्या, प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, इसमें लिखा है प्रत्येक, चलो मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ, प्रत्येक समूह जी जिसकी कोटि 2 या 2 से बड़ी हो, 2 या 2 से बड़ी हो कि कम से कम 2 उपसमूह अवश्य होते हैं, कि कम से कम क्या होंगे, 2 उपसमूह अवश्य होंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ कि कोई ग्रुप है जिसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, ए और ई, 2 एलिमेंट ही है। ठीक है, 2 एलिमेंट ही है, और ए स्टार ए बराबर डिफाइन कर रखा क्या है, वो भी ई हो जाएगा, वापिस ए स्टार ई बराबर ए हो जाएगा, इस प्रकार से। अब क्या है कि हम इसके सब ग्रुप बनाते हैं। सब ग्रुप बनाएंगे तो कौन कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा सिंगलटन ई हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए और ई दोनों हो जाएंगे, इस प्रकार से 2 सब ग्रुप बन गए ये। और ये दोनों सब ग्रुप है वो क्या है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, ट्रिवियल, यानी ए और ई दोनों एलिमेंट आने वाला तो हो जाएगा फिर से वापस वही जी हो जाएगा, और ई सिंगलटन ई भी सब ग्रुप बनाता है जो कि इम्प्रॉपर में आएगा, और इसके साथ में फाई भी आएगा, तो 3 हो गए। तो लिखा ना कि कम से कम 2 उपसमूह अवश्य होते हैं। पहला एग्जाम्पल, पहला लिखा जी और सिंगलटन ई, इन्हें जी के विषम उपसमूह यानी कि इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। उचित और विषम, इम्प्रॉपर को विशिष्ट, चलो सिंगलटन ई को लिए क्या बोला है कि ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, और इसके अतिरिक्त यानी कि जी और सिंगलटन ई, मेरे हिसाब से ये कुछ गलत है, आई थिंक फाई होना चाहिए ना, लेकिन फाई के अंदर अरिक्त समुच्चय की बात करते हैं हमेशा हम, अरिक्त समुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय, तो मेरे हिसाब से ये सिंगलटन ई होना चाहिए। चलो फिर भी ठीक है, ढूंढ लेंगे इसके बारे में भी बात हम दोबारा से कर लेंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट रिमार्क लिखा हुआ है, उस रिमार्क के बारे में बात कर लेते हैं। लिखा है कि यदि किसी ग्रुप जी का कोई उपसमुच्चय ग्रुप संक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य संक्रिया के लिए ग्रुप बनाता है तो इस ग्रुप का उपसमूह नहीं कहेंगे। ठीक है, उसे क्या नहीं बोलेंगे, उपसमूह नहीं बोलेंगे। उदाहरण के लिए कि 1,-1 समूह C, प्लस का उपसमुच्चय है, ये इसका उपसमुच्चय है 1,-1, लेकिन ये गुणा के लिए तो ग्रुप है परंतु प्लस के लिए ग्रुप नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात है, प्लस के लिए कैसे होगा, प्लस के लिए होगा तो इसके लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, और 0 इस ग्रुप के अंदर नहीं है, सेट के अंदर ही नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सब ग्रुप के एग्जाम्पल, उपसमूह के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ सब ग्रुप्स। तो पहला लिखा है कि एडिटिव इनवर्स, एडिटिव ग्रुप के एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि पूर्णांकों का समूह z, प्लस और परिमेय संख्याओं का के ग्रुप q, प्लस का एक उपसमूह है, तथा q, प्लस वास्तविक संख्याओं की ग्रुप r, प्लस का एक उपसमूह है। ठीक है, इस प्रकार से। अब एग्जाम्पल सेकंड के बारे में बात करते हैं। इसमें लिखा है कि इवन इंटीजर्स का समुच्चय z, प्लस का एक उचित ग्रुप है, उचित मतलब कि प्रॉपर सब ग्रुप है, जबकि विषम पूर्णांकों यानी कि ओड इंटीजर्स का उपसमुच्चय योज्य ग्रुप जी का उपग्रुप नहीं है। सही बात है, ये सही है क्या? हाँ सही बात है ये। इवन में तो क्या होगा कि 2 नंबर इवन नंबर है, दुनिया के कोई भी 2 इवन नंबर लेते हैं, उन दोनों को जोड़ेंगे तो इवन आएगा, उन दोनों को घटाएंगे तो इवन आएगा। लेकिन अगर 2 ओड इंटीजर्स है, जैसे 5 और 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि जो क्या है, इवन नंबर है। दोनों को घटाएंगे एक दूसरे में से तो भी इवन नंबर आ जाएगा। प्रॉब्लम कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं है। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल थर्ड।
इसमें लिखा है कि किसी, हम पढ़ रहे हैं कौन सा पेज पर है भाई, पेज नंबर नहीं लिखा है, ये है पेज नंबर है 52 हो गया, 51 हो गया, 50 नंबर पेज पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं 3, और इसमें लिखा है कि किसी नियत पूर्णांक m, कोई कांस्टेंट इंटीजर है m के पूर्णांक की गुणजों का उपसमूह mz पूर्णांकों के ग्रुप z, प्लस का एक उपसमूह है। बिल्कुल है। कैसे भाई? z का मतलब, z, प्लस का मतलब हो गया कि इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से चलता रहेगा, और पीछे नेगेटिव वाला भी -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से। तो अब इसको अगर हम क्या करें, इस सेट को क्या कर दें, गुणा कर दें किसी कांस्टेंट से। मानो भाई कांस्टेंट को इंटीजर मान लो, मैं मान लेता हूँ कि 5 से गुणा कर दी, तो 5 से हुई है गुणा, तो फिर नंबर क्या मिलेंगे, 0 5 10 15 20 25 30 इस तरह चलेंगे। माइनस वाला किस तरह चलेंगे, -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 इस तरीके से चलेंगे। अब ये क्या है, ये एक सब ग्रुप है किसका, z, प्लस का। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे ना कि ये सब ग्रुप नहीं है, तो आप क्या करो, सब ग्रुप वाले जो तीनों मेथड है वो काम में लो। पहले सबसे पहले चेक करो ये क्लोज है क्या, समर्थ है क्या। उसी ऑपरेशन स्टार, मतलब ये प्लस के लिए क्या होना चाहिए, प्लस मल्टीप्लस जो भी है ग्रुप आपके लिए ऑपरेशन दे रखा, संक्रिया दे रखी है, उसके लिए क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। तो क्लोज होना चाहिए, फिर एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए हर एक एलिमेंट का। अब हम आगे चलते हैं, पढ़ते हैं एग्जाम्पल 4 के बारे में। इसमें लिखा है एग्जाम्पल 4, 0,4 समूह Z8, +8 का एक उप समूह है। Z8 का मतलब क्या है, Z8 का क्या मतलब है, Z8 का मतलब सिर्फ ये है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ये। अब इसमें से कोई भी 2 एलिमेंट लो, उनको जोड़ो। जैसे मैंने लिया 2 और 7, 2 और 7 कितने हो गए, 9, यहाँ पर +8, यानी कि इसको क्या करेंगे, 8 से घटाते हैं या 8 से भाग देते हैं, जो शेषफल बचेगा उसको लिख देंगे, यानी 1 बचा। चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें लिखा है कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप्स, जो गुणात्मक समूह हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणात्मक समूह इनके बारे में लिखा है कि Q प्लस मल्टीप्लाई और R प्लस मल्टीप्लाई का एक उप समूह है। बिल्कुल सही बात है, ये मल्टीप्लाई ये है इसका, क्योंकि R प्लस लिख दिया, इसका मतलब है कि वो 0 को हटा दिया। 0 के मतलब सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स के बारे में बात होगी, और उसमें बात होगी पॉजिटिव क्या मतलब धनात्मक परिमेय संख्याओं की बात हो गई, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसका सब समूह है 1, -1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, ये सभी क्या है, अशून्य समिश्र संख्याओं के ग्रुप के उप समूह है। बिल्कुल सच्ची बात है ये। आगे हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में लिखा है क्या कि 1, -1 मल्टीप्लाई के लिए, और 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई का एक उप समूह है। तो ये इसका उप समूह है 1, -1 मल्टीप्लाई के लिए, ये किसका उप समूह है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई के लिए उप समूह है। चलिए अब थ्योरम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, थ्योरम। थ्योरम 2.1। ठीक है, थ्योरम 2.1 का स्टेटमेंट है, वो अभी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा है कि यदि H किसी ग्रुप G का उपसमूह हो, तो सबसे पहले दे ही दिया ये कि H है वो क्या है, G का एक उपसमूह है। आगे बात की है कि तो H का क्या होगा कि H का तत्समक अवयव है जो G का तत्समक अवयव। सही बात है, अगर वो ग्रुप सब ग्रुप है, उसका H है वो G का सब ग्रुप है, तो उन दोनों का जो होता है ना तत्समक अवयव सेम होगा। आगे लिखा है कि बी में क्या लिखा है कि H के किसी अवयव A का प्रतिलोम वही अवयव है जो G में A का अवयव है। बिल्कुल सही बात है ये भी। आगे लिखा है कि H के किसी अवयव A की कोटि वही है जो G में A की कोटि है। ये भी बात सही है।
अब इसको सही सही बातें जो हमने अभी बोला है ना, सही है सही है सही है, ABC, तीनों को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, समझेंगे भाई क्या ये बातें सच है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ कौन से पेज पर, पेज नंबर 51 पर पढ़ रहा हूँ। थ्योरम है 2.1। इसमें लिखा है कि प्रूफ में लिखा है कि मान लीजिए ई और ई डैश, ई मान लिया किसका है, जी का तत्समक है, और ई डैश एच का तत्समक है। अब हमें क्या दिखाना है कि ई और ई डैश बराबर है, ये दिखाना है। तब हम क्या करेंगे कि ए एक एलिमेंट मानते हैं जो एच का है। अगर ए एच में है तो एच ए है वो जी के अंदर भी होगा। तो ए ई डैश बराबर क्या होगा, ई ए डैश, जो कि किसके इक्वल होगा, ए के होगा। अब इसी प्रकार से ए एच का है तो एच ए जी का भी होगा, तो क्या हो जाएगा, ए ई बराबर ई ए, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, फिर से ए के बराबर हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 से क्या आ जाएगा, ए ई डैश बराबर ए ई, और इसी प्रकार से उल्टा दूसरा अपोजिट वो भी आ जाएगा, ई ए बराबर ई डैश ए, जिससे क्या आ जाएगा कि ई डैश और ए ई दोनों बराबर है। एक बार लग जाएगा कौन सा, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, एक बार लग जाएगा राइट कैंसिलेशन लो, और इनके थ्रू हो जाएगा क्या कि जो एच और जी, एच जो जी का क्या है, उपसमूह है, सब ग्रुप है, दोनों के क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, सेम है। अब हाँ आगे चलते हैं और बात करते हैं बी की। बी में लिखा है कि एच के किसी ए का अवयव का प्रतिलोम अवयव वही होगा जो जी में ए का है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि मान लेते हैं कि ए है ना वो एच में बिलोंग कर रहा है, और एच में जी का प्रतिलोम करने से ए एक एलिमेंट है जो किसका है, एच का एलिमेंट है। एच का है तो वो जी के अंदर तो होगा ही होगा, क्योंकि एच वो जी का सबसेट है। अब इसके अलावा हम मान लेते हैं कि ये जी और एच दोनों के अंदर, एच के और जी के अंदर क्या है, उसके दोनों के ए का प्रतिलोम क्या क्या है, एच के अंदर तो बी है और जी के अंदर सी है। अब हम जानते हैं कि जी और एच में जो तत्समक अवयव है तो दोनों में सेम है, और वो क्या है, ई है। तो फिर हम क्या करते हैं, लगाते हैं नियम, ए बी बराबर बी ए बराबर ई, इसी प्रकार से ए सी बराबर सी ए बराबर ई। ठीक है, इन दोनों से क्या आ जाएगा कि ए बी बराबर ए सी, और उससे क्या आ जाएगा, बी बराबर सी, किसके थ्रू, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के थ्रू। इसी प्रकार से राइट कैंसिलेशन से भी आ जाएगा क्या कि बी ए बराबर सी ए, जो कि बी बराबर सी आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं सी की। इसमें लिखा हुआ है कि एच के किसी अवयव ए की कोटि वही होगी जो जी के अंदर ए की है। मान लेते हैं भाई ए एक एलिमेंट है, ए क्या है, एक एलिमेंट है किसके अंदर, एच के अंदर, तो वो जी के अंदर तो होगा ही। अब हम क्या करते हैं कि ए की कोटि मानते हैं, एच के अंदर मान लिया क्या, एम, और जी के अंदर मान लेते हैं एन। मान लिया है तो इसको काम में लो, ए की पावर एम बराबर ई होगा और ए की पावर एन बराबर भी ई होगा, दोनों के बराबर में ई है। ठीक है, तो इससे क्या निकाल दिया कि ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन लिख सकते हैं, ये तो लिख ही सकते हैं। ऐसा सीधा तो नहीं लिख सकते कि क्योंकि दोनों के बराबर में ई है, तो दोनों दो समीकरणों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिख दिया, ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन बराबर ई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि दोनों में क्या करते हैं कि जो ए की पावर एन है ना वो दूसरी साइड इस तरफ, मतलब उसमें हम दोनों तरफ अप्लाई कर देते हैं, राइट तरफ साइड से क्या अप्लाई करते हैं, ए की पावर माइनस एन अप्लाई करते हैं। तो ए की पावर एम ऑपरेशन मल्टीप्लाई, फिर लिखेंगे ए की पावर माइनस एन बराबर ई। इससे क्या आ जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन बराबर ई आ जाएगा। अब सिर्फ एक ही बात है क्या कि या तो क्या होगा, जो ए की पावर एम और एम माइनस एन है वो तो क्या हो जाए, या तो हो जाए एम या हो जाए एन। लेकिन हमें पता है कि ये क्या है, एम से तो छोटा है, एन का पता नहीं है लेकिन ये एम से छोटा है। एम से छोटा है तो ये क्या होगा, एम से छोटा नंबर तो एक ही होगा, 0। एम माइनस एन इज लेस देन एम, और एम इज क्या है, एम क्या है, ऑर्डर ऑफ ए है, किसके अंदर, एच के अंदर। इसी तरीके से एम माइनस एन लेस देन एन, और वो क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इन जी। तो इससे क्या आ जाएगा कि एम माइनस एन है वो क्या होगा, सिर्फ 0 ही हो सकता है। हो गया 0 होता ही क्या आ जाएगा कि एम और एन क्या होना चाहिए, बराबर ही होगा।
अतः उपसमूह के किसी अवयव की कोटि उस ग्रुप तथा मूल ग्रुप में समान होती है। ठीक है, इस प्रमेय के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी ग्रुप G के एक उपसमुच्चय H के लिए G का उपसमूह होने के लिए निम्न आवश्यक शर्त प्रतिबंध है। और शर्त क्या लिख दिया है? लिख दिया है कि A और B अगर H में बिलोंग कर रहे हैं तो A B भी H के अंदर बिलोंग करेगा, और E अगर E H में बिलोंग कर रहा है तो A इनवर्स है वो भी H में बिलोंग करेगा। E H में बिलोंग कर रहा है तो E G का तत्समक अवयव होगा। जहाँ E है ना वो G का तत्समक अवयव है, तो वो अगर H है वो G का क्या है उपसमूह है, तो उसके अंदर भी H के अंदर भी होगा। अब बात करते हैं कि A है ना वो H के अंदर बिलोंग कर रहा है तो A इनवर्स भी H के अंदर बिलोंग करेगा, और A इनवर्स और A दोनों के दोनों क्या G के अंदर भी होंगे। बिल्कुल सही बात है ये। अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं किसके बारे में, जो आगे जो थ्योरी नई थ्योरी है वो पढ़ लेते हैं। आगे वाला पॉइंट कहता है कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ग्रुप। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए ग्रुप। यदि H और K किसी ग्रुप G के दो कॉम्प्लेक्सेस है तो उनका गुणा H और K और प्रतिलोम H इनवर्स K इनवर्स निम्न प्रकार से परिभाषित होंगे। ये सब लिख देते हैं। तो इसमें लिखा है कि एच के कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि एच में एच के का जो भी एलिमेंट होगा वो किस प्रकार का होगा, एच के टाइप का ही होगा, स्मॉल एच स्मॉल के, एच के स्मॉल में दोनों लेटर। और यहाँ पर क्या होगा, एच बिलोंग्स टू स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच और स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के। और कैपिटल एच इनवर्स बराबर क्या होगा, स्मॉल एच इनवर्स, दैट इज एच बिलोंग्स टू स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। अब हम बात करते हैं, उदाहरण पढ़ते हैं इसका। उदाहरण में क्या लिखा है, उदाहरण में लिखा है कि एच और के, एच के अंदर दो एलिमेंट लिखे हैं -2 और -4, और के अंदर एलिमेंट लिखे हैं क्या 1 और 3। ये क्या है, समूह Z प्लस के दो कॉम्प्लेक्सेज है। बिल्कुल लग रहा है कॉम्प्लेक्स ही तो है, Z के सबसेट ही तो है ये। तो इसमें लिखा है कि 1 और 3 इंटीजर ही है, -2 और 4 वो भी इंटीजर है। अब एच के एलिमेंट है वो किस प्रकार से होंगे कि पहला एलिमेंट प्लस के लिए होंगे, बिल्कुल ठीक है ना। तो कैपिटल एच कैपिटल के, ये एच के वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि -2 के अंदर क्या जुड़ेगा, उसका पहला एलिमेंट जुड़ेगा पहले तो क्या आ जाएगा -2 + 1 और -2 + 3। इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, पहले 4 वाला जुड़ेगा, 4 + 1 5 और 4 + 3 7, तो -1 1 और 5 और 7 ये हो गए एलिमेंट। अब हम देखते हैं कि H इनवर्स क्या होगा। H इनवर्स क्या होगा, H इनवर्स के लिए लिखा है क्या 2 के लिए हो जाएगा -2, और 4 के लिए क्या हो जाएगा -4, नहीं -2 के लिए हो जाएगा 2 इनवर्स एलिमेंट, और 4 के लिए हो जाएगा -4, और K इनवर्स क्या हो जाएगा -1 और -3 हो जाएगा। प्लस के लिए यही होंगे, 2 में -2 जोड़ेंगे तभी तो 0 आएगा, -2 के अंदर 2 जोड़ेंगे तभी तो 0 आएगा। तो इस प्रकार से इनके सभी के इनवर्स एलिमेंट हो गए। अब हम पढ़ते हैं अगला पॉइंट वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस की प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्प्लेक्सेस भी क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। कैसे, एच के और एल सब के सब अब सबसेट है किसके, जी के, एच के कैपिटल एच कैपिटल के कैपिटल एल, और क्या हो जाएगा फिर बराबर हो जाएगा किसके, कैपिटल एच ऑफ के एल साहचर्यता। अब बी पॉइंट में क्या लिखा है, एच की कैपिटल एच ऑफ कैपिटल के का ये लिखा है इनवर्स लिखा है, तो वो क्या हो गया के इनवर्स एच इनवर्स। ठीक है, तो H, G का उपसमूह हो तो आगे लिखा है कि H इनवर्स बराबर H, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। ठीक है भाई, नहीं है तो नहीं है कि H इनवर्स बराबर H, यानी कि इसमें लिख दिया है कि H वो G का उपसमूह है तो H इनवर्स बराबर H होगा, और कहीं दे दिया हमें कि H इनवर्स और H बराबर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि H वो क्या G का उपसमूह हो जाएगा। और इसी प्रकार से आगे लिखा है कि H बराबर H,
एच एच बराबर एच। तो इस प्रकार से हम चलते हैं, रिमार्क पढ़ लेते हैं। साथ में ये रिमार्क में ये भी लिखा है कि कैपिटल एच बराबर कैपिटल के एच। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि एच स्मॉल के बराबर स्मॉल के एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के। वास्तव में एच के का प्रत्येक अवयव के एच में उपस्थित है, इसका सिर्फ यही मतलब है। और के एच का प्रत्येक अवयव एच के में उपस्थित है, बिल्कुल सिर्फ यही इसका मतलब है। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सब ग्रुप, उप समूह का अभिलाक्षणिक प्रगुण। थ्योरम 2.2 पढ़ते हैं। थ्योरम 2.2। थ्योरम 2.2 इसमें लिखा है कि ए नॉन वॉइड सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ। क्या लिखा है कि किसी समूह जी का कोई अरिक्त उपसमुच्चय एच एक उपसमूह होगा यदि और यदि, केवल यदि, कब? A belongs to H, B belongs to H, then A B इनवर्स एक मल्टी A ऑपरेशन B इनवर्स, B का इनवर्स B अगर H अगर उप समूह है तो H के सभी एलिमेंट्स है उनका क्या होगा, इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम मान लेते हैं कि A H में बिलोंग कर रहा है, B भी बिलोंग कर रहा है, तो B का इनवर्स भी होगा। तो A बिलोंग कर रहा है, B इनवर्स भी H में अंदर बिलोंग कर रहा है, तो फिर A B इनवर्स वो भी H के अंदर बिलोंग करेगा। सिर्फ इतना हमने दिखा दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्या है, उपसमूह है। ठीक है, और ये बात इफ एंड ओनली इफ में, यानी कि सब ग्रुप दिया हुआ है तो ये बात ट्रू हो गई, यानी कि H G का सब ग्रुप है तो क्या होगा, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, देन A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अगर A बिलोंग्स टू H एंड B बिलोंग्स टू H और A B इनवर्स बिलोंग्स टू H ये दिया हुआ है और साथ में ये लिखा हुआ है कि H वो क्या है, G का उपसमूह है, तो क्या होगा, ये होगा कि जो H है वो G का क्या होगा, उपसमूह होगा, उपसमुच्चय दिया हुआ है तो उससे। और इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि माना H में दिया गया प्रतिबंध सत्य है। ठीक है, हम सिद्ध करेंगे कि इस स्थिति में H वो एक उपसमूह होगा। किस प्रकार से, क्योंकि H इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, H है वो क्या है, अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त उपसमुच्चय है। अतः मान लेते हैं कि A बिलोंग्स टू H। ठीक है, अब दिए गए प्रतिबंध से यदि B बराबर A रख दे तो क्या आ जाएगा, A और B की जगह भी A रख देते हैं तो B A इनवर्स जो कि क्या होता है, E होता है, वो क्या हो जाएगा, H में बिलोंग कर रहा है तो हमारा तत्समक भी हमने निकाल दिया। उसके अलावा क्या हो गया, उसी प्रतिबंध से E बिलोंग्स टू H और A बिलोंग्स टू H, देन E A इनवर्स यानी क्या आ जाएगा, A इनवर्स वो भी H से बिलोंग कर रहा है, यानी कि एक मतलब H के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम उपस्थित है। तो दो चीज़ें हो गई। उसके बाद में हम लिखते हैं क्या, क्लोजर वाली प्रॉपर्टी भी फुलफिल कर देते हैं कि A बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H, देन A बिलोंग्स टू H और B इनवर्स बिलोंग्स टू H, देन A B इनवर्स का फिर इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, A B बिलोंग्स टू H, यानी वो क्लोजर वाली प्रॉपर्टी भी हमने फुलफिल कर दी। आगे एक टिप्पणी लिखी हुई है वो भी पढ़ लेते हैं। टिप्पणी में लिखा है कि हमने जो अभी लिख रहे हैं ना A B इनवर्स, वो मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। इनवर्स का मतलब है कि वो इनवर्स एलिमेंट है, तो प्लस के लिए इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, माइनस भी होता है। तो अगर कहीं संक्रिया लिखा हुआ हो क्या प्लस, तो A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, देन A माइनस B बिलोंग्स टू H होना चाहिए। ठीक है, ये टिप्पणी में लिखा हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं कोरोलरी। ठीक है, कोरोलरी के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए नॉन वॉइड सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ। एक किसी ग्रुप G का कोई अरिक्त उपसमुच्चय H एक उपसमूह होगा यदि और केवल यदि H इनवर्स सबसेट ऑफ H और H इनवर्स इज इक्वल टू H। ठीक है, ये तो हमने देखा था थोड़ी देर पहले।
कि एच एच है ना, अगर एच है वो क्या है, उपसमूह है, तो एच एच बराबर एच होगा। ये हमने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कॉम्प्लेक्सेस की, उसमें देखा था कि अगर एच जी का उपसमूह है तो एच इनवर्स क्या होता है, एच होता है, और एच एच क्या होता है, वो भी एच के इक्वल होता है। तो यहाँ लिखा है कि क्या लिखा है, एच एच इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच, तो एच एच इनवर्स क्या होगा, एच इनवर्स तो एच होता है खुद, तो एच एच क्या होता है, एच होता है, तो एच एच का सबसेट ही तो होगा। और दूसरा क्या हो गया, एच इनवर्स एच बराबर एच, ये भी सही बात है, दोनों बातें हमने एक ही साथ प्रूव कर दी। अब हम पढ़ते हैं थ्योरम। थ्योरम से पहले लिखा हुआ है कि क्राइटेरिया फॉर ए फाइनाइट कॉम्प्लेक्स टू बी ए सब ग्रुप, क्या लिखा है, क्राइटेरिया फॉर ए फाइनाइट कॉम्प्लेक्स टू बी ए सब ग्रुप ए नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट एच। चलिए हम थ्योरम पढ़ते हैं 2.3। थ्योरम 2.3, ये सभी की सभी थ्योरम्स है ना, सभी बच्चे अपने खुद पढ़ेंगे और खुद उन्हें सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। सब की सब एक जैसी है थ्योरम्स। मैं ये भी बता देता हूँ पढ़ के सुना कर। इसमें लिखा है कि ए नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप। किसी ग्रुप जी का कोई अरिक्त परिमित उपसमुच्चय एच एक उपसमूह होगा। कब होगा, H belongs to A belongs to H and B belongs to H, then AB belongs to H, ठीक है। एक चीज ध्यान नोट करने वाली बात ये है इसमें, पता है क्या है, हमने थोड़ी देर पहले जो पिछली थ्योरम पढ़ी थी उसमें कुछ थोड़ा सा इससे अलग था। वो क्या अलग था, मैं ये सब मिटा देता हूँ। इसमें लिखा है, चलो ये हटा देता हूँ। पीछे वाली थ्योरम क्या कह रही थी, वो थ्योरम कह रही थी कि H सबसेट है G का, और सबसेट के साथ साथ क्या है वो G का उपसमूह, ये उपसमूह भी है, सब ग्रुप भी है, सब ग्रुप है। तो क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ में होगा क्या कि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। एक अभी 2.3 थ्योरम है, वो पता है क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि एच जी का क्या है, फाइनाइट सब ग्रुप है। एच जी का फाइनाइट सब ग्रुप है। तो इफ एंड ओनली इफ में क्या है, A belongs to H, B belongs to H, then AB belongs to H, ठीक है। फाइनाइट लगाते ही इसे ए बी इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, ये ए बी बिलोंग्स टू एच है ना, तो भी ये बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। फाइनाइट सब ग्रुप है तो ये प्रॉपर्टी होगी, और ये प्रॉपर्टी दे रखी है तो इसका मतलब ये क्या होगा, फाइनाइट सब ग्रुप होगा। कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। समझ लेते हैं कि ये इफ एंड ओनली इफ में मतलब कि दोनों तरफ से कैसे हो गया, कन्वर्सली और इम्प्लाई, दोनों देख लेते हैं। तो इसमें पहले लिखा है कि मान लो एच जी का सब ग्रुप है, एक परिमित उपसमूह है, तो एच जी की संक्रिया के लिए समर्थ होगा, यानी कि ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच, देन ए बी बिलोंग्स टू एच, वो तो हो गया। अब उल्टा देखते हैं, अब दिया गया है कि विलोमते देखते हैं, कन्वर्सली देखते हैं कि ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच, देन ए बी बिलोंग्स टू एच हो, तो हम क्या लेते हैं, ए बिलोंग्स टू एच, यानी अब बी की जगह भी हम ए रख देते हैं, तो ए इनवर्स ए बी की जगह ए रख दिया, तो ए इसका मतलब क्या बनेगा, ए स्क्वायर, जो भी वो भी एच में बिलोंग करेगा। और मतलब इस प्रकार से हम फिर से अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर के साथ में ए और लेंगे तो ए क्यूब बन जाएगा, वो भी एच में बिलोंग करेगा। इस प्रकार से चलता रहेगा, ए स्क्वायर ए क्यूब, ऐसे चलता रहेगा ए की पावर एन तक। ये सभी एलिमेंट किस में हो गए, एच में के अवयव हो गए। परंतु एच क्या है, फाइनाइट है।
ये सभी जो मैंने अभी लिखा ना ए स्क्वायर अप टू ए की पावर n, ये सभी के सभी क्या है, एलिमेंट है और ए की पावर n से भी आगे चल रहा है, लेकिन हमें ये दिया हुआ है कि h क्या है, परिमित है। ये सभी h के अवयव है, परंतु h है वो क्या है, परिमित है। ठीक है, अतः a की कुछ घातें अवयव व्यक्त करेगी। मान लेते हैं कि a की पावर i बराबर a की पावर j, और i j से बड़ा है तो a की पावर i माइनस j, और i माइनस j बराबर आ जाएगा a की पावर 0 जो कि e है। तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा कि a की पावर i माइनस j बराबर e, यानी i माइनस j को लिख देंगे, नया सिंबल ले लेते हैं r। अतः पुनः h में तत्समक अवयव विद्यमान है। a की पावर r माइनस 1 क्या हो जाएगा, a इनवर्स हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, ई भी एग्जिस्ट कर रहा है, सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। इसमें आगे लिखा है कि किसी ग्रुप जी में कोई अरिक्त उपसमुच्चय एच का एक उपसमूह होगा यदि और यदि केवल यदि एच एच बराबर एच हो जाए तो। अब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे थोड़े, 2-3 थ्योरम्स के बाद में, करीब 7 एग्जांपल है, और उनको करने के बाद में क्या आ जाएगा, साइक्लिक सब ग्रुप शुरू कर देंगे बाद में। फिर आ जाएगा कोसेट, ठीक है। हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट रिमार्क लिखा हुआ है। ये रिमार्क क्या कहता है, ये रिमार्क कहता है कि उपरोक्त प्रमेय का प्रतिबंध परिमित और अपरिमित सभी प्रकार के समूहों के लिए आवश्यक है, परंतु अपरिमित उपसमुच्चय के लिए यह पर्याप्त नहीं है। हाँ, ये तो गई। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में लिखा है कि समूह z कोमा प्लस का n एक अपरिमित उपसमुच्चय है। बिल्कुल सही बात है। नेचुरल नंबर तो क्या होता है, इंटीजर्स का एक ये अपरिमित उपसमुच्चय है जो कि उपरोक्त प्रतिबंध संतुष्ट करता है, परंतु उपसमूह नहीं है ये, क्योंकि तत्समक 0 इसके अंदर विद्यमान नहीं होता है। और इसमें कौन सा सेटिस्फाई करता है, वो ए बी वाला, ए बी बिलोंग्स टू एच, यानी ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, यानी ए बिलोंग्स टू एन, बी बिलोंग्स टू एन, और ए बी यानी कि ए प्लस बी, कोई दो नेचुरल नंबर लो, उनको जोड़ो, फिर से नेचुरल नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या हो जाएगा, उपसमूह हो जाएगा, क्योंकि ये परिमित नहीं है, अपरिमित है। और अगर यही परिमित हो जाए तो ये हो जाएगा क्या, उपसमूह बन जाएगा। माना जी अब हम करते हैं एग्जाम्पल 2 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या लिखा है कि माना जी किस प्रकार से 2 to the power n बिलोंग्स टू z, ये मल्टीप्लाई के लिए क्या है, तथा h बराबर क्या लिख दिया, 1 2 2 to the power 2 2 to the power 3, इस प्रकार से लिख दिया है। तो h है वो g का एक गुणा के सापेक्ष, h सबसेट है किसका, g का, ठीक है, वो गुणा के सापेक्ष समवर्त है। किंतु ये समवर्त है, क्लोज तो है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी है दोनों के अंदर, लेकिन अब इन्वर्स एलिमेंट नहीं है। कैसे, h का, h में जैसे 2 है, 2 की पावर 2, इनका इन्वर्स एलिमेंट कहाँ है, 2 का होता है 1/2, जो कि नहीं है। 2 की पावर माइनस 2 का कितना होगा, 2 की पावर 2, यानी 4 का क्या होगा, 1/4 होगा, वो भी नहीं है। इस प्रकार से ये क्या नहीं है, उपसमूह नहीं है। आगे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल 3 पढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में लिखा है कि क्यू नोट कोमा मल्टीप्लाई का परिमित उपसमूह 1 -1 है। बिल्कुल सही बात है, ये परिमित उपसमूह है, बिल्कुल परिमित है, 1 और -1 दो ही तो है, और ये उपसमूह है, प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, -1
और 1 और -1 दोनों को मल्टीप्लाई होगी, -1 आएगा जो कि इस ग्रुप इसकी मतलब -1 है वो इस सेट के अंदर है, और -1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, वो भी इसी सेट के अंदर है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा है, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन के बारे में बात हुई है। तो ये थ्योरम मेरे हिसाब से ये होगी 2.4, उसके बाद में आ जाएगा जनरलाइजेशन, फिर आ जाएगा 2.5 और 2.6। चलो इन तीनों को मैं पढ़ लेता हूँ। थ्योरम 2.4, वैसे ये भी इजी है लेकिन फिर भी हम कर देते हैं, इसका थ्योरम थोड़ा बहुत लिख देते हैं। लिखा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ जी इज अगेन सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम क्या मान लेते हैं कि H1 और H2 सब ग्रुप है ऑफ जी, देन H1 intersection H is again subgroup of G। ठीक है, सब ग्रुप कैसे दिखाते हैं, सब ग्रुप को दिखाने का क्या तरीका होता है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए लिखा है, सब ग्रुप के लिए नहीं लिखा है, छोड़ो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ये लिखा है। अगर ये दोनों उपसमूह हैं तो हमें ये पता होगा कि E जो कि H के अंदर H1 के अंदर बिलोंग करेगा, E H2 के अंदर भी बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, सब ग्रुप है। हम जानते हैं कि सब ग्रुप का और ग्रुप का जो तत्समक अवयव वो सेम होता है, ये हम जानते हैं। तो इन दोनों से क्या आ जाएगा, E also belongs to H1 intersection H2। ठीक है, तो इससे क्या आ गया, इससे ये निकल गया मतलब कि H1 इंटरसेक्शन H2 है वो नॉन इम्पीटी है, उसके अंदर एक कोई ना कोई एलिमेंट है। अब हम मान लेते हैं कि A और B क्या है, H1 इंटरसेक्शन H2 के अंदर एलिमेंट है। ये H1 इंटरसेक्शन H2 के अंदर एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, ये A H1 में भी होगा और H2 के अंदर भी होगा। H1 में होगा अलग से और A, B
बिलोंग्स टू H2। अगर ये A के अंदर है और A सब H सब ग्रुप है H1, तो A B इनवर्स बिलोंग्स टू H और A B इनवर्स बिलोंग्स टू H2, देन बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। H1 इंटरसेक्शन H2 क्या हो जाएगा? अरे यार ये हो गया ना, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है? इज सब ग्रुप। अब इसका जनरलाइजेशन कुछ इस प्रकार से लिख दिया कि H1 H2 अप टू H1 H2 H2 H3 H4 इस प्रकार से सभी H की पावर Hn तक या और उससे आगे जो भी जहाँ पर भी, लेकिन सबका इंटरसेक्शन होगा वो भी क्या होगा? सब ग्रुप होगा, अगर वो सभी सब ग्रुप है तो। आगे लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क लिखा है क्या? कि दो उप समूहों का संग अनिवार्यतः एक उप समूह नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है ये। H1 और H2 अगर उप समूह है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन तो हमेशा क्या होगा? उप समूह होगा, परंतु उन दोनों का यूनियन कभी भी जरूरी नहीं है कि वो क्या हो? उप समूह हो। और अगर वो उनका यूनियन उप समूह है तो क्या होगा? इसका मतलब एक ही है कि दोनों में से कोई एक है ना, एक दूसरे का क्या है? सबसेट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लिख दिया ये जो भी बात मैंने लिखी है वो 2.5 के अंदर है। थ्योरम लिखा है कि ए यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। एक दूसरे के अंदर कंटेंट होना चाहिए, यानी कि एक सेट सबसेट है ना, सब ग्रुप है, वो दूसरे का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। यानी कि H1 और H2 दो सब ग्रुप है, ठीक है जी के। अब इन दोनों का यूनियन भी सब ग्रुप कब होगा? जब H1 और H2 में से कोई भी, यानी कि H1 या तो H2 का सब ग्रुप है, H1 H2 का सबसेट है, या H2 H1 का सबसेट है, इस तरीके से होगा, तभी ये क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो पाएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं क्या? क्राइटेरिया फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स टू बी ए सब ग्रुप, subgroup. Criteria for the product of two subgroup to be a subgroup. दो उपसमूहों के गुणनफल के उपसमूह होने की कसौटी क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उस पर एक थ्योरम है, उसकी भी हम बात करेंगे। नीचे लिखा है कि यदि H और K किसी ग्रुप G के दो उपसमूह है तो उनका गुणा HK या KH G का उपसमूह होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, जैसे हमने भी माना था H1 और H2 कि H1 क्या है? सब ग्रुप है G का, H2 भी सब ग्रुप है G का, तो H1 और H2 का इंटरसेक्शन तो सब ग्रुप होगा, यूनियन सब ग्रुप होना जरूरी नहीं है। अगर यूनियन सब ग्रुप है तो H1 या तो H2 का सब ग्रुप है, सबसेट है, या H2 H1 का सबसेट है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि अगर H1 H2 दोनों का गुण प्रोडक्ट है, वो सब ग्रुप कब होगा? उसका सब ग्रुप होना कोई जरूरी नहीं है, ये वो लिखा है, आवश्यक नहीं है। हो सकता है वो सब ग्रुप हो सकता है वो सब ग्रुप ना हो। तो आगे लिखा है सब ग्रुप कब होगा, उस पर एक थ्योरम है। उस पर थ्योरम 2.6 क्या कहती है कि इफ H एंड K आर टू सब ग्रुप ऑफ G देन HK इज ए सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ HK इज इक्वल टू KH। ठीक है, HK इज इक्वल टू KH हो जाए तो ही क्या होगा? ये सब ग्रुप होगा। ये थ्योरम बहुत ही अच्छी है। उसके बाद में एग्जाम्पल शुरू हो जाएंगे, वो भी हम करेंगे, बात करते हैं इस पर अभी।
थ्योरम 2.6 लिखा है, इफ H and capital K are two subgroups, if H and K are two subgroups of a group of a subgroup of a group Z, then KHK is a subgroup if and only if ठीक है। तो ये बात है। अब इसमें लिखा है कि मान लीजिए, हम सबसे पहले मान कर चलते हैं। क्या मान लीजिए एच के इज इक्वल टू के एच हो, तो हम सिद्ध करेंगे कि एच के क्या है, जी का उपग्रुप है। ये बात हम मान करेंगे, अभी पहले यही कर रहे हैं। ये बात तो कन्वर्सली है। पता नहीं क्या है। चलो, के एच के इज इक्वल टू के एच, ये हमने मान लिया कि लेट एच के इज इक्वल टू के एच। और हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे prove that HK is a group, HK is subgroup of G। ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे। HK इनवर्स ठीक है, एसोसिएटिव। ये हमने चीज़ कहाँ से लिखी है, इस बार हर क्या है कि हर बार हम जो भी काम करते हैं वो क्या है कि जो मैथ जो भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होंगे, उन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में क्या करना है कि हमें लिखना है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। ये हमने पहले क्या लिखा था और उसके बाद ये क्या गया। सबसे पहले हमने इसके एच के को क्या लिख दिया, के इनवर्स एच इनवर्स लिखते हैं हम, तो लिख दिया। फिर हम एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, बाई एसोसिएटिविटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एच के इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, ई लिखा है, क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है इसको। हाँ, के इनवर्स होता है, के होता है। ठीक है, वापस आ गया एच इनवर्स। अगली बार इन दोनों को एक साथ लिख दिया, और के उपग्रुप है। इन दोनों को साथ में कैसे लिखा है, के है, के इज सब ग्रुप, यानी कि
के इनवर्स बराबर के। ठीक है, और हमारे पास में ये चीज़ है हमारे पास पहले से ही, तो एच के को हम क्या लिख देंगे, के एच। क्या आ जाएगा, हो गया। और इसको फिर से हम क्या लिख देंगे, एच के। तो इसका मतलब क्या हो गया, एच के क्या हो गया, एच के को एच के इनवर्स को मैंने एच के दिखा दिया। इसका मतलब ये क्या है, सब ग्रुप है। एच के क्या है, जी का सब ग्रुप है। अब हम कन्वर्सली करते हैं। कन्वर्सली का मतलब, बोलो बोलो, ये आधा काम हमने कर दिया। इसके बाद में हम लिख सकते हैं कि एच के आगे ना, इसका मतलब ये नीचे लिख देना कि एच के इज, नाउ एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, इन्वर्स वाला काम करते हैं। अभी हमने ये लेके चले थे, अब हम चलेंगे क्या, एच और के सब ग्रुप तो है ही, और एच के को सब ग्रुप मान के चलेंगे, वो दिखा देंगे इस बार। ठीक है, एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये हमारे पास में है इस बार। ये हमारे पास में डेटा है, और हमें प्रूव क्या करना है, ये तो हमारा गिवन डेटा है, ये तो हो गया गिवन, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एच के इज इक्वल टू के एच। ये प्रूव करना है हमें। कैसे प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे, हम लेके चलेंगे क्या, एच के इनवर्स, इसको क्या लिख देंगे, के इनवर्स एच इनवर्स, और एच और के दोनों क्या है, सब ग्रुप भी है। एच के सब ग्रुप है तो एच के का इनवर्स क्या होगा, वो दिखाना है हमें, वो एच के ही होना चाहिए, वो दिखा देंगे अभी। के इनवर्स का क्या होगा, के होगा, एच इनवर्स क्या होगा, एच होगा, और के एच है वो क्या हो जाएगा, के एच हो गया, और इस तरफ एच के का इनवर्स क्या होगा, एच के होगा, यानी कि एच के इज इक्वल टू के एच। हो गया अपना काम। एच कॉमा के इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, हो गया काम, हुआ कि नहीं हुआ, मेरे हिसाब से हो गया ये।
ये हमने दिखा दिया, यही दिखाना था। तो ये थ्योरम 2.6 हो गई। अब हम चलते हैं किस पर, कोरोलरी। कोरोलरी में क्या लिखा है? कोरोलरी में लिखा है कि इफ़ एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ ए कम्यूटेटिव ग्रुप जी, जी एक कम्यूटेटिव ग्रुप है, उसके क्या है, सब ग्रुप है, देन एच के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तब एच के क्या होगा, सब ग्रुप होगा किसका, जी का। ये एक कोरोलरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरोलरी लग रही है मुझे तो। एच और के, थोड़ी देर में पहले बात की थी ना कि एच के, क्या बात की थी, एच और के क्या होता है, सब ग्रुप होते हैं किसके, जी के। तब एच के क्या होगा, सब ग्रुप होगा, कब होगा, जब एच के बराबर के एच होगा। लेकिन अब कोरोलरी पता है क्या कह रही है, वो कह रही है कि अगर जी कम्यूटेटिव ग्रुप हो जाए तो एच के हमेशा सब ग्रुप होगा, हमेशा हमेशा। पहले तो ऐसा था ना कि ग्रुप होने पर तो हमें पता नहीं था कि सब ग्रुप होगा या नहीं होगा, लेकिन एच के अगर जी अगर कम्यूटेटिव ग्रुप है या अबेलियन ग्रुप है तो एच के क्या होगा, हमेशा सब ग्रुप होगा, अगर एच और के सब ग्रुप है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 2 3। एग्जाम्पल 1, ठीक है। अब हम कर रहे हैं उदाहरण, ठीक है, और इन उदाहरणों को करने के बाद में आज अभी का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे। करीब 7 एग्जाम्पल है, उनको सभी को सोल्व करते हैं। पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, अभी जो एग्जाम्पल्स है उसको अलग है, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल क्या है, प्रूव दैट द सेट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज ए सब ग्रुप ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप सी नोट कॉमा एक्स। बहुत ही अच्छा सवाल है ये तो। प्रूव दैट द roots of is a prove that the set of nth root of unity is a subgroup of the multiplicative group। ठीक है, ये है nth root ऑफ यूनिटी, इसे सोल्व करना है। लेट हम क्या करते हैं अपनी तरफ से सी नोट एक्स का क्या करते हैं, सब ग्रुप मानते हैं, क्या कुछ इस प्रकार का, एक्स सच दैट एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1।
ठीक है, ये है। अब हम क्या माने, ये अरिक्त समुच्चय है, इसमें एक तो है ही। हम मान लेते हैं कि x और y अगर h के अंदर है तब क्या होगा, x है, वैसे ही क्या मान लेते हैं, लेट x, y बिलोंग्स टू h, देन क्या होगा, x की पावर n इक्वल टू 1 और y की पावर n इक्वल टू 1, x की पावर n y की पावर n इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा ये, इसको क्या लिख देंगे, एक्स वाई की पावर n इज इक्वल टू 1। इससे क्या आ जाएगा कि एक्स वाई है वो भी किस में, h में बिलोंग कर रहा है। कुछ गलत कर दिया ना, y की पावर n है तो इसका मतलब है कि 1/y की पावर n बराबर 1। ये भी तो 1 ही होगा, ये 1 होगा तो इसको क्या लिखेंगे, -n लिखेंगे, -1 ये हो गया। और इससे क्या हो गया, देन h इज सब ग्रुप ऑफ g हो गया। g नहीं, ये C0x। ठीक है, ये था एग्जाम्पल 1। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। एग्जाम्पल 2, ठीक है, इस एग्जाम्पल 2 को लिखते हैं, इसमें लिखा है कि प्रूव दैट is a subgroup of the group हो जाएगा यार, ये तो बहुत ईजी है। कैसे प्रूव करना है कि ये है ना,
ये सब ग्रुप है इसका, बिल्कुल है। बताओ क्या प्रूव करना है। सबसे पहले क्लोज है क्या, ये क्लोज्ड है। कैसे, दो एलिमेंट लो, A1 प्लस आयोटा B1, एक एलिमेंट ये हो गया, एक हो गया A2 प्लस आयोटा B2, उन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर इसी के में आएगा, क्योंकि A1 प्लस A2 रैशनल नंबर होगा, B1 B2 भी रैशनल होगा, क्योंकि दो रैशनल को जोड़ने पर रैशनल ही आता है हमेशा। ठीक है, और ये क्लोजर हो गया, क्लोजर है तो एसोसिएटिव भी होगा। जोड़ बाकी जोड़ने में कोई भी नंबर्स को जोड़ते हैं तो एसोसिएटिव होते ही हैं। और अगर हम बात करें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो जोड़ने के लिए आइडेंटिटी तो वैसे जीरो होता है। इनवर्स एलिमेंट की बात करें तो A प्लस आयोटा बी के लिए क्या होगा, माइनस ऑफ A माइनस ऑफ आयोटा B, ये होगा, ये इनवर्स एलिमेंट हो गया इसके लिए। बस, तो ये सब ग्रुप है। अब बात कर लेते हैं prove that H is a subgroup C naught comma multiply ठीक है, ये है। बताओ क्या करना है इसमें, इसमें भी सब ग्रुप प्रूव करना है इसको। एच को सब ग्रुप प्रूव करना है, और एच इस प्रकार से है कुछ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमें दो एलिमेंट लेंगे। तो एच ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर ये जीरो कब होगा, जब ए और बी दोनों को जीरो लेंगे। हमें ए और बी दोनों को एक साथ जीरो कभी लेना ही नहीं है, तो हो गया काम अपना। अब हमें क्या करना है, दो एलिमेंट लो। मैं पहला एलिमेंट लेता हूँ, क्या लेता हूँ, मान लेता हूँ उसको सी मान लेता हूँ, अल्फा मान लेता हूँ। अल्फा मान लेकर अल्फा वन क्या हो जाएगा, A1 प्लस B1 रूट टू। अल्फा टू क्या हो जाएगा, A2 प्लस B2 ऑफ रूट टू। इस तरीके से एलिमेंट मान लेते हैं, उनको जोड़ते हैं तो क्लोज हो जाएगा, फिर एसोसिएटिव भी हो जाएगा। और मल्टीप्लाई के लिए क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा, नहीं जोड़ना, मल्टीप्लाई करना है, तो दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल इस तरीके की फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद में जो आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं किसके लिए, इनवर्स एलिमेंट की बात करते हैं, तो इनवर्स एलिमेंट भी निकल जाएगा, निकाल ही देते हैं अब ये इनवर्स एलिमेंट। A प्लस बी रूट टू, इसका इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 A प्लस बी रूट टू, A माइनस बी रूट टू, A माइनस बी रूट टू। अब इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करके दिखा दो, फिर से ये रेशनल है, A अपॉन ये आ जाएगा, देखो ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। सब ग्रुप वाला बहुत ही इजी है पोर्शन।
ये 3 हो गया, 4 करते हैं। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में लिखा है कि सो दैट H इज ए सब ग्रुप ऑफ G फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। सो दैट H is a subgroup of G for matrix multiplication। ये हो गया AD माइनस BC है ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया G। हम ऐसे मैट्रिक्सेस की बात कर रहे हैं, क्या हम ऐसे मैट्रिक्सेस की बात कर रहे हैं, ऐसे सारणी, ये क्या बोलते हैं मैट्रिक्स को, क्या बोलते हैं, क्या लिखा है कुछ, क्या मैट्रिक्स ही लिखा है। हम ऐसे मैट्रिक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं जिनका क्या है, जिनका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है। वो सभी क्या है, वो सभी गुणा के लिए क्या है, ग्रुप है। मल्टीप्लाई के लिए क्या है, वो ग्रुप है। अब हम क्या करेंगे, इसका सब ग्रुप लेंगे, क्या जिसमें C है वो जीरो नहीं होगा, H। अब इन्वर्स निकालते हैं इनका, कैसे निकलेगा बताओ इन्वर्स? आता है क्या इन्वर्स निकालना? देखो इसके लिए पहली बात आती है, इसको सब ग्रुप प्रूव करना है हमें। क्या प्रूव करना है? सब ग्रुप के लिए पहले, सबसे पहले इसका क्या ये वो होगा, क्या बोलते हैं इसको, क्लोज होगा, बिल्कुल होगा। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, फिर इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी ऐसे करेंगे, तो यहाँ तो जीरो ही आएगा, और यहाँ पर कुछ और नए एलिमेंट आ जाएंगे, वो फिर से H के अंदर ही होंगे क्योंकि रियल नंबर्स होंगे। ये हो गया, ठीक है। और A और D को नॉन जीरो लेना है, तो ये नॉन जीरो आएगा मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है। अब हम बात करते हैं कि ये क्लोज हो गया, एसोसिएटिव होगा, बिल्कुल होगा। फिर आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमें पता है क्या होगा इसका, वो होगा क्या बोलते हैं, इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स होगा। उसके बाद में आ गया इन्वर्स, क्या कैसे निकालेंगे, इसका इन्वर्स निकालते हैं। AB0D, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट 1/AD, ठीक है। अब लिखते हैं हम इसका एडजॉइंट लिखते हैं, तो A की जगह क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, D की जगह A लिखेंगे, फिर 0 की जगह B लिखेंगे, B की जगह 0 लिखेंगे, और दोनों का आगे माइनस का चिन्ह लगेगा। फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा फिर से -B और 0 आ जाएगा। बस तो हो गया। ये इन्वर्स है, ये फिर से क्या बिलोंग कर रहा है, H में ही है, ये भी H से बिलोंग कर रहा है ना, तो बस। तो इस प्रकार से ये सब ग्रुप है। अब हम आगे चलते हैं। ये हो गया फोर्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सही, ठीक है। कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, और कैसे कॉलेज के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 8529371946, ठीक है। अब हम करते हैं 5वां सवाल।
500 सवाल क्या है? 500 में लिखा है कि इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी देन प्रूव दैट इट्स नॉर्मलाइजर एन ए इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी। If A is an element of a group G, then prove that, ये है पेज नंबर 59 पर है, ठीक है। then prove that it's नॉर्मलाइजर। ये नॉर्मलाइजर क्या होता है? एन ए इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ये लिखा है कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी देन प्रूव दैट इट्स नॉर्मलाइजर एन ए के कोरस्पॉन्डिंग जो नॉर्मलाइजर होता है एन ए होता है वो भी सब ग्रुप होगा जी का। ये हमें प्रूव करना है। अब सबसे पहले इस सवाल के अंदर ही दे रखा है कि एन ए जो नॉर्मलाइजर होता है हर एक एलिमेंट का, वो किस प्रकार से इसे डिफाइन करते हैं। तो लिखा है कि एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, यानी कि ए का नॉर्मलाइजर कौन सा होगा? वो सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन, उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन जो ए के साथ में क्या हो, कम्यूट करते हो, उन सभी का कलेक्शन ही क्या कहलाता है? नॉर्मलाइजर ऑफ ए कहलाता है। ठीक है भाई, हो गया काम ये। अब हमें क्या करना है? इन सभी जो एलिमेंट्स है जो ए के साथ में कम्यूट कर रहे हैं उन सभी को क्या करना है? उन सभी का कलेक्शन ही क्या होगा? हमारा एन ए होगा, और उसको हमें दिखाना है कि ये सब ग्रुप है किसका? जी का। दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये चीज, क्या जानते हैं हम? बताओ। प्रूफ या सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जी अगर ग्रुप है तो जी के अंदर ई बिलोंग करेगा, जी बिलोंग्स टू ई। एंड हम जानते हैं कि ए ई बराबर ए होता है और वही होता है ई ए के। इसका मतलब ई है वो किस में बिलोंग कर रहा है? ई बिलोंग्स टू एन ए बिलोंग कर रहा है, यानी तत्सम को भी बिलोंग करता है। ठीक है, एक तो यह हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? एक्स और वाई, दो एलिमेंट लेते हैं और वो दोनों एलिमेंट किसके में बिलोंग कर रहे हैं? एन ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। इसमें बिलोंग करने का क्या मतलब हो गया? इसमें बिलोंग करने का मतलब ये है कि ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए होगा एंड ए वाई इज इक्वल टू वाई ए होगा। अब हमें ये दिखाना है कि ये क्या होगा। हम किसी एक को लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं एक बार। ठीक है, वाई। हमें क्या दिखाना है? हमें ये दिखाना है कि एक्स वाई भी एन ए के अंदर बिलोंग करता है, ये दिखाना है। तो दिखाते हैं एक्स वाई ऑफ ए। तो एक्स वाई ऑफ ए कैसे हो जाएगा? इसको उल्टा कर देते हैं। देखो वाई ए, यहाँ से वाई ए को लिख सकते हैं ए वाई। तो एक्स, वैसे हम तो इससे लेके चले हैं, तो इससे क्या लिख देते हैं? वाई ऑफ ए किसकी प्रॉपर्टी से? किसकी प्रॉपर्टी से? ये कैसे लिखा है? ये एन ए का एलिमेंट है और एन ए है वो सबसेट है किसका? जी का। तो ये एलिमेंट जी के भी होंगे, जी में होगा तो जी में एसोसिएटिव तो है ही है, तो उसी को काम में ले रहे हैं। जी के अंदर क्या है कि एलिमेंट है वो एक्स और वाई एसोसिएटिव है, तो इसमें क्या कर दिया हमने? ये कर दिया, और वाई ए की वैल्यू ये यहाँ से रख देते हैं। तो एक्स ऑफ ए वाई। अब इसमें फिर से एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी एक्स ए ऑफ वाई हो जाएगा, फिर इसको लिख देते हैं ए ऑफ एक्स ऑफ वाई कर देते हैं, फिर से एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी से। तो ये क्या हो गया? इससे आ जाएगा कि एक्स ए एक्स वाई
वो भी क्या हो गया, कुछ 100 मिस्टेक हुआ है भैया। हमें प्रूव करना है एक्स वाई इनवर्स प्रूव करना था ना। चलो मैं देखता हूँ क्या किया मैंने। चलो मैं इसको दोबारा करता हूँ यार, ये तो गड़बड़ होगी ना, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, हमें अल्टीमेटली दिखाना ये होता है हमेशा। ये दिखा देते ना तो हमारा काम हो जाता, पर ये तो नहीं दिखा पाई हम। ये नहीं दिखा पाई तो इस पर दोबारा काम करते हैं। कहाँ तक था ये काम, तो यहाँ तक तो सही था। इतना हटा देते हैं और फिर से काम शुरू करते हैं। देखो ये Na का है और Na क्या है, सबसेट है G का, ये बात तो पक्की है। तो हम लेके चलते हैं इसको, पहले Ax वाले को लेके चलते हैं, नहीं उसी को लेके चलते हैं। तो A y बराबर y ऑफ A। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ हम y इनवर्स लेफ्ट और राइट इनवर्स लगाते हैं इस पर। तो y इनवर्स ऑफ y इनवर्स, इसी प्रकार से y इनवर्स ऑफ y ऑफ A ऑफ y इनवर्स, ये क्या बन जाएगा, y इनवर्स E बन जाएगा। तो ये आ जाएगा y इनवर्स ऑफ A, यहाँ पर क्या आ जाएगा, A ऑफ y इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमारे पास अभी इसको काम मिलेंगे, एक हम इसको काम मिलेंगे और इनसे प्रूव करेंगे कि क्या एक्स वाई इनवर्स है, वो क्या बिलोंग कर रहा है, एन में बिलोंग कर रहा है। तो मैं इसकी थ्योरम का जो क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट बता देता हूँ और बाकी का बचा हुआ काम ऊपर लिखता हूँ। ये देखो, अब मुझे प्रूव करना है क्या, एक्स वाई इनवर्स ऑफ ए, मैं इसको लेके चलता हूँ। फिर एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, वाई इनवर्स ऑफ ए आ जाएगा। वाई इनवर्स ऑफ ए को क्या लिखेंगे, ए वाई इनवर्स लिखेंगे, ए वाई इनवर्स। फिर इसको एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी लगा के क्या लिखेंगे, एक्स ए ऑफ वाई इनवर्स। ठीक है, फिर इसको क्या लिखेंगे, एक्स ए को, यहाँ से एक्स ए को लिखेंगे ए एक्स, ए ऑफ एक्स ऑफ वाई इनवर्स। अब एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, ए ऑफ एक्स वाई इनवर्स आ जाएगा। इससे क्या आया, इससे ये आया कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एन ए। इसका क्या मतलब है, देन एन ए इज सब ग्रुप ऑफ जी। हो गया, ये हो गया पांचवा सवाल। अब हम करते हैं छठे सवाल पर चलते हैं और उसको हल करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसको ध्यान से, खुद भी सवाल करेंगे दोबारा से फिर से। ठीक है, हम लिख रहे हैं छठा सवाल, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं पहले, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि फॉर एनी ग्रुप जी, फॉर एनी ग्रुप जी प्रूव दैट इट्स सेंटर
Z of G is a subgroup of G। अब इस सेंटर को समझाया गया है क्या, ZG होता है सेंटर। इसका क्या मतलब होता है, इसका कुछ इस प्रकार से मतलब होता है कि G के वो सभी एलिमेंट जो एक दूसरे के साथ में क्या हो, कम्यूट करते हो। X belongs to G such that XG is equal to GX and G belongs to, for all G belongs to कैपिटल G। यानी कि ZG सेंटर क्या कहते हैं, किसी ग्रुप का सेंटर उन सभी एलिमेंट्स के कलेक्शन को कहते हैं जो एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हो, कम्यूट कर रहे हो। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि जो सेंटर होता है ZG वो एक उप समूह होता है ZG का, ये हमें दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ काम किया था उसी के थ्रू, उसी के जैसा ही काम करेंगे। ठीक है, तो भाई करते हैं। सबसे पहले प्रूफ क्लोजर है क्या, ये दिखा दे सबसे पहले। तो बिल्कुल क्लोज है ये। कैसे, हम दो एलिमेंट लेते हैं किसके, ZG के, X और Y बिलोंग्स टू ZG। ठीक है, अगर X और Y ZG के अंदर है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे। इसका मतलब XY इज इक्वल टू Y ऑफ X। ठीक है, XY इक्वल टू YX हो जाएगा। तो और फिर हम ये भी बोलेंगे कि क्या, कि YX जो एलिमेंट YX है वो भी कम्यूट करेगा। कुछ गलत लिख दिया ना, हटा के दोबारा लिखता हूं मैं। X और Y X अगर ZG के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एक ही बात होगी क्या, कि XG इज इक्वल टू GX फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G एंड Y ऑफ G इज इक्वल टू G ऑफ Y फॉर ऑल G बिलोंग्स टू कैपिटल G। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करें इसका, ये दोनों हो गए। अब हम क्या करें कि X और Y इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों फुलफिल करेंगे इन दोनों कंडीशंस को। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है क्या कि ये इसको भी करें फुलफिल, किसको, XY ऑफ G। तो YG को क्या लिखेंगे, GY लिखेंगे। तो X ऑफ YG अलग कर देता हूँ पहले, तो एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी से, फिर इसको लिख देता हूँ यहाँ से, YG को लिख दें तो GY, फिर से एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, XG ऑफ Y। फिर इससे क्या आ जाएगा, XG को क्या लिखेंगे, GX लिखेंगे, G ऑफ X ऑफ Y, और इससे क्या आ जाएगा, G ऑफ XY। यहां से हमने वहां पहुंचा दिया इसको, XY ऑफ G को हमने पहुंचा दिया G ऑफ XY। ठीक है, ठीक है ना, ठीक हो गया ये। तो इसका क्या मतलब हुआ फिर, अरे ये यहाँ पर G है वो फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G के लिए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि XY है वो G में बिलोंग कर रहा है। और इससे क्या मतलब हुआ, G नहीं ZG, G में तो होगा ही, ZG का एलिमेंट है ये। देन ZG इज क्लोज्ड इन G के अंदर ये क्या है, क्लोज्ड है। अब हमने क्लोज वाला कर दिया, तो इसी प्रकार से एसोसिएटिव भी होगा ये।
एसोसिएटिव भी होगा ये, नहीं होगा क्या? एक्स वाई और जेड, हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं या कुछ अलग ले लेते हैं क्या? एक्स से पहले कौन सा होता है? यू डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो डब्ल्यू एक्स वाई ले लेते हैं। अब उनमें एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, तीनों जेड जी से बिलोंग करते हैं। अगर वो एलिमेंट जेड जी से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब वो कम्यूट करेंगे तो उनको कैसे भी लिख दो, उनको तो एसोसिएटिव तो हो गई। आगे चलते हैं, बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट तो हो गई जेड के अंदर, ये देखो कम्यूट, आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा कम्यूट करता है। एक कम्यूट वाली बात कर रहे हैं हम तो सेंटर के अंदर, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इन्वर्स की बात करें तो, और हम इतना सब काम क्यों कर रहे हैं? हमें तो एक ही काम करना था, क्लोज भी नहीं दिखाना था, हमें सिर्फ दिखाना था क्या? ए बी इन्वर्स, एक्स वाई इन्वर्स दिखाना था। इसको हटाता हूँ पूरा, एक्स और वाई ये जी में बिलोंग करता है। फिर एक्स और वाई जेड जी के अंदर बिलोंग करता है, तो इस वाई का इन्वर्स भी होगा, क्योंकि वाई जेड जी के अंदर है तो जी के अंदर भी होगा। जी ग्रुप है तो वाई का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा जी के अंदर, तो उसी को काम में लेंगे अभी। ठीक है, उसको हम काम में लेंगे किसे? ऊपर वाला एक्स जी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, इनके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से हम क्या करेंगे? वाई इन्वर्स को अप्लाई करेंगे। वाई इन्वर्स को क्यों अप्लाई कर रहे हैं? बात तो बोलो। वाई इन्वर्स इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये नंबर जो भी है जेड जी के अंदर होगा, फिर इसमें अप्लाई कर देते हैं वाई इन्वर्स जो कि जी के अंदर तो है ये इन्वर्स एलिमेंट, वहीं से एलिमेंट अप्लाई करते हैं। वाई अगर जी के अंदर है तो वाई का इन्वर्स भी होगा इसके अंदर, तो अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। वाई इन्वर्स ऑफ एक्स जी, नहीं, कुछ तो लोचा भैया, इसको नीचे वाले को लेकर चलते हैं, उससे से दिखाते हैं। ये वाई जी इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, वाई इनवर्स ऑफ वाई ऑफ जी ऑफ वाई इनवर्स बराबर वाई इनवर्स ऑफ जी वाई ऑफ वाई इनवर्स। वाई इनवर्स ये ई हो जाएगा, फिर जी वाई आ जाएगा, यानी जी वाई इनवर्स बराबर आ जाएगा क्या? वाई इनवर्स जी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें इसका मतलब ये क्या हो गया कि क्या हुआ इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि वाई इनवर्स है वो भी बिलोंग कर रहा है किसके अंदर? जेड जी के अंदर। दैट्स इट। अगर ये बिलोंग करता है जेड जी के अंदर, तो फिर हम क्या करते हैं कि हमें ये दिखाएंगे कि एक्स वाई इनवर्स ऑफ जी किसके बराबर होगा? जी ऑफ एक्स वाई इनवर्स के बराबर होगा, ये दिखाना है हमें सिर्फ। तो एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? वाई इनवर्स ऑफ जी आ जाएगा। वाई इनवर्स ऑफ जी किसके इक्वल है? जी वाई इनवर्स के इक्वल है, तो लिख देते हैं जी वाई इनवर्स। अब फिर से एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी से क्या कि एक्स जी ऑफ वाई इनवर्स। अब इससे एक्स जी को क्या लिख देंगे? ये रहा एक्स जी, इसको लिख देंगे जी एक्स ऑफ वाई इनवर्स, ये हो गया। अब इसको क्या लिख देंगे? एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी से जी ऑफ एक्स वाई इनवर्स लिख देंगे, और इससे क्या मतलब आ जाएगा? इसका मतलब ये आ जाएगा एक्स वाई इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है? जेड जी से। और कभी भी हम ऐसा ही शो कर देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? जेड जी क्या है? सब ग्रुप है जी का। ये हो गया हमारा कौन सा? सिक्स्थ एग्जाम्पल के बाद में बचा है सेवन्थ एग्जाम्पल, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है, उसको करेंगे, उसके बाद में हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। चलो शुरू करते हैं। इसको मैं हटा देता हूं पहले तो।
सातवां एग्जाम्पल, इसका स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है तो मैं इसको लिखूंगा नहीं, इसको अपन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि लेट जी बी ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। जी क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी। इस टाइप से सभी जितने भी धरती पर ऑर्डर्ड पेयर है ना, उन सब का रियल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं ना ए कोमा बी, यानी कि 1,2, 2,3, 2.5, 7.8, -4.5, 8.2, इस तरीके से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उन सब का क्या है, ये कलेक्शन है, सेट है। फॉर विच ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, उनमें भी जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। पहला पेयर है ऑर्डर पेयर में ए है वो 0 नहीं होना चाहिए, ए कोमा बी, उसमें 0 नहीं होना चाहिए। लेट ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन जी। जी के अंदर क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है, और वो डिफाइन कुछ इस तरीके से है कि ए बी, ए कोमा बी ऑर्डर पेयर स्टार सी कोमा डी, वो किस तरीके से डिफाइन है? ए सी कोमा बी सी प्लस डी, इस तरीके से डिफाइन है। अब हमें ये दिखाना है कि डज द सबसेट H of all those elements of G which are form the 1, B from a subgroup of G। ठीक है, क्या G के 1, B रूप वाले सभी अवयवों का उपसमुच्चय उपसमुच्चय H G का क्या होगा? ग्रुप है, उपग्रुप है, ये हमें दिखाना है। चलो मैं लिखता हूँ कुछ तो सवाल, कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। ऑर्डर पेयर में क्या है? एक तो ऑर्डर पेयर किस तरीके से दिखाया गया है कि उनके बीच में संक्रिय, अब उसको भी दिखा देता हूँ। ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, ये है कुछ इस तरीके से। ए सी कोमा बी डी प्लस एस सी कोमा बी सी प्लस डी, इस तरीके से डिफाइन है। और उन दोनों में एक कंडीशन ये भी है कि ए और सी दोनों 0 नहीं होने चाहिए। ये तो हो गया कि कौन सा हो गया? जी हो गया। ठीक है, जी बराबर क्या है? ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू 0, और क्या दिखा है? ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब क्या लिखें? एच क्या है इसमें? एच है 1, बी टाइप का, सच दैट बी तो हमेशा की तरह यही, बी क्या है? बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस टाइप का है। अब हमें ये दिखाना है कि जो एच है वो जी का क्या होगा। दोनों में ऑपरेशन तो एक जैसा है, ऊपर जो लिखा हुआ है उसी टाइप का। अब हमें ये दिखाना है कि ये उपग्रुप है, इसका उप समूह है, सब ग्रुप है, ये हमें दिखाना है। चलो दिखाते हैं। दिखाएं? इसको उपग्रुप दिखाने का क्या तरीका है? हम क्या करते हैं कि इसका 1, बी का, ठीक है, एक तो हो जाएगा क्या? 1, बी, एक हो जाएगा 1, डी। हम 2 एलिमेंट लेते हैं, एक लेते हैं अल्फा जो कि क्या है? 1, बी है। एक हम लेते हैं बीटा, ठीक है, जो कि क्या है? कैसा है? 1, सी टाइप का है। अब हम सबसे पहले तो क्या करते हैं? बीटा का इन्वर्स भी फाइंड आउट करते हैं। बीटा का इन्वर्स किस तरीके से दिखेगा, और फिर हम दिखाएंगे कि अल्फा बीटा इन्वर्स वो क्या है? एच के अंदर बिलोंग कर रहा है। तब हम दिखा देंगे क्या कि ये है क्या ये। अब सबसे पहले इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स फाइंड करने का क्या तरीका है? बोलो बोलो। बीटा का इन्वर्स, तो बीटा का इन्वर्स कैसे फाइंड होगा? बीटा निकाल रख दे, इसमें यहाँ रख देंगे 1, बी रख देते हैं। बीटा इन्वर्स बराबर क्या होगा? ई आएगा। तो सबसे पहले इसका ई फाइंड करते हैं 1, ई के लिए। इस टाइप के सवालों के लिए इसका ई फाइंड करते हैं। इसका तत्समक क्या होगा? 1, बी मल्टीप्लाई 1, स्टार ऑपरेशन 1, सी
1 कोमा ई लिख देता हूँ इसको। 1 कोमा ई बराबर क्या आना चाहिए, 1 कोमा बी आना चाहिए। ऑपरेट करते हैं इस पर, तो इस नियम से ऑपरेट करेंगे तो 1 आएगा कोमा, फिर 1 की ये आएगा देखो ए सी, फिर आएगा बी सी, तो बी सी यानी कि आ जाएगा बी प्लस ई आ जाएगा, जो कि इसके इक्वल है 1 कोमा बी के, यानी कि ई क्या आ गया इससे ई आ गया 0, यानी कि हमारा जो ये है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर वाला ये आ जाएगा 1 कोमा ई इज इक्वल टू 1 कोमा 0। ये हमारा क्या होगा, तत्समक होगा, तत्समक अवयव ये होगा, ये तत्समक अवयव है, ये हमारा तत्समक अवयव है। तो हम क्या करें अब इसका, हम बीटा का इनवर्स फाइंड करते हैं इससे। 1 कोमा B2 और 1 कोमा B3 मान लेते हैं, इसका इन्वर्स है वो, ये मान लेते हैं दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, और 1 कोमा 0 ये यहाँ आ गया। फिर क्या आ जाएगा 1 1 1 और 1 B2 प्लस B3 बराबर क्या आ जाएगा 1 कोमा 0। तो इससे आ गया क्या, B2 बराबर आ गया माइनस का B3, ये इसका क्या होता है हमेशा, फिर क्या होता है इसका, यानी कि इसका इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा 1 कोमा माइनस B2 आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। तो ठीक है, वही शो करते हैं हम फटाफट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अल्फा बीटा इनवर्स ये क्या आ जाएगा 1 कोमा B1 1 कोमा माइनस ऑफ B2। अब इनमें ऑपरेशन होगा तो क्या आ जाएगा 1 कोमा B1 माइनस B2। दैट्स इट, हो गया काम अपना। ये भी तो एच में बिलोंग कर रहा है, अगर अल्फा बीटा इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या, ये सब ग्रुप है। तो इस प्रकार से हमने ये प्रूव कर दिया, शाबाश, ये सही किया। ठीक है, और किसी को अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो फिर से पूछ लेना, ठीक है।